हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यास्त्र एकेडमी। इस वीडियो में हम 20 से 24 जुलाई का करंट अफेयर कवर करते हैं। इंटरनेशनल चेस डे 20 जुलाई को मनाया जाता है। ये 20 जुलाई को इंटरनेशनल चेस डे। और ये फाइट जो फिडे इनकी जो बॉडी है, इसका 1924 में इसी दिन फाउंड फाउंड की गई थी ये। तो इस बार की थीम क्या है? एवरी मूव काउंट्स, एवरी मूव काउंट्स। तो ये बेसिकली इट रिमाइंड्स अस ऑन द बोर्ड एंड इन लाइफ एवरी डिसीजन शेप्स आवर जर्नी। तो जैसे बोर्ड पे, वैसे ही अपनी लाइफ में हमारे हर डिसीजन हमारा जो जर्नी है उसे तय करते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल मून डे 2025। ये कब मनाया जाता है? जुलाई 20 को। तो जुलाई 20 को 2 दिन है, 20 जुलाई को एक चेस डे और एक मून डे। तो ये क्यों मनाया जाता है 20 जुलाई को? क्योंकि 20 जुलाई को जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग्स थे, उन्होंने पहली बार मून पे कदम रखा था। तो इसके लिए इसे मून डे मनाया जाता है। ये पहली बार 2022 में मनाया गया था। तो ये इस बार 25 में ये फोर्थ इंटरनेशनल मून डे है। और इस बार इसकी थीम क्या है? वन मून, वन विजन, वन फ्यूचर। तो नेक्स्ट न्यूज इज 22 जुलाई को होता है आपका नेशनल फ्लैग डे। नेशनल फ्लैग डे 22 जुलाई को। तो ये 22 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 22 जुलाई 1947 को, मतलब अपनी इंडिपेंडेंस से कुछ ही दिन पहले, इसको फॉर्मली एक्सेप्ट किया गया था, अपने नेशनल फ्लैग को। और इसकी थीम क्या है? वन नेशन, वन फ्लैग, यूनाइटेड इन सेक्रीफाइस, कमिटेड टू पीस। वन नेशन, वन फ्लैग, यूनाइटेड इन सेक्रीफाइस एंड कमिटेड टू पीस। नेक्स्ट न्यूज इज नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। ये कब मनाया जाता है? 23 जुलाई को। तो आपका 20 जुलाई को 2 दिन हो गए। 20 जुलाई को आपका चेस और मून, 22 को है आपका फ्लैग डे और 23 को है आपका ब्रॉडकास्टिंग डे। तो 23 जुलाई को ब्रॉडकास्टिंग डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन जो कंट्री का पहला रेडियो ब्रॉडकास्ट था, वो हुआ था कब? 1927 में। तो ये कहाँ से हुआ था? बॉम्बे से। ये इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने किया था। तो इसकी अगर टाइमलाइन देखें अगर हम अपने रेडियो की, तो 1927 में जो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी थी, इसने पहली बार फर्स्ट रेडियो कंपनी बनाई। 1930 में इसे इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बनाया गया। और 1936 में ये इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ऑल इंडिया रेडियो में बदल गई। 1941 में इसे डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंडर लाया गया। और 1947 में हमारे चार जो थे, सिक्स रेडियो स्टेशन लोकेट किए गए थे। कहाँ पे? दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ एंड तिरुचिरापल्ली। 1956 में जो अभी प्रेजेंट में इसका नेम है आकाशवाणी, वो इसका नाम रखा गया 1956 में। तो ये था नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे से रिलेटेड। नेक्स्ट इज, अब ये डिफेंस रिलेटेड न्यूज में सबसे पहला है एक्सरसाइज प्रचंड शक्ति। एक्सरसाइज प्रचंड शक्ति। तो ये इंडियन आर्मी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में ये किया गया। इंडियन आर्मी एट द खड़गा कॉप्स फील्ड ट्रेनिंग एरिया इन उत्तर प्रदेश के मेरठ में। तो ये क्यों की गई है ये वाली एक्सरसाइज? ये एक्सरसाइज बेसिकली जो आर्मी का जो इनिशिएटिव है, ब्रॉडर इनिशिएटिव ईयर ऑफ टेक एब्जॉर्प्शन, इसके अंदर ये किया गया है। तो इसमें अपनी जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन है, उसको शो किया गया है। आर्मी का जो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है रियल टाइम कॉम्बैट सिनेरियोज में। तो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, प्रचंड शक्ति एक्सरसाइज। नेक्स्ट न्यूज इज डिफेंस में आईएनएस संध्याक। संध्याक, तो ये जो आईएनएस संध्याक है, इसने अपना पहला मेडन पोर्ट कॉल कहाँ पर? पोर्ट क्लांग, मलेशिया पे ये हाइड्रोग्राफिक रिसर्च के लिए गई है। तो ये इंडिजिनसली डिजाइंड एंड बिल्ट संधायक क्लास का ये हाइड्रोग्राफिक सर्वेशिप है। हाइड्रोग्राफिक सर्वेशिप है जिसको कि फरवरी 2024 में कमीशन हुआ था। और इसे किसने बनाया? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कोलकाता। तो इंडिजिनसली डेवलप्ड हाइड्रोग्राफिक सर्वेशिप है ये। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज इज आईएनएस निस्तार। आईएनएस निस्तार,
तो ये भी इंडिया का पहला इंडिजिनस डाइविंग सपोर्ट वेसल है, डाइविंग सपोर्ट वेसल है। तो ये आईएनएस निस्तार ये विशाखापट्टनम पे ये कमीशन हुआ है, और ये किसने बनाया इसे? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने। तो बेसिकली दो बने हैं, निस्तार और निपुण। निपुण दूसरा है, और ये दोनों कमीशन होंगे। तो जो निस्तार है वो ईस्टर्न कोस्ट पे होगा, और निपुण है वो वेस्टर्न कोस्ट पे। तो ये जो डीएसवी हैं, डाइविंग सपोर्ट वेसल, ये नेवी की जो अंडर वाटर रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं उन्हें एनहेंस करेगा। और निस्तार एज ए मदरशिप काम करेगा। तो इस पे क्या रहेगा? मदरशिप पे डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल्स रहेंगे, जो कि जो भी नेवी पर्सनल्स होते हैं उनको डिस्ट्रेस में उनको बचाने के लिए काम में आएंगे, रेस्क्यू करने के लिए। और आईएनएस निपुण सेकंड ऑफ द फर्स्ट टू डीएसपी। तो ये सेकंड है इन दोनों में से, निपुण। और इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो आईएनएस निस्तार ये जो नाम है, तो आईएनएस निस्तार एक रेस्क्यू वेसल हुआ करता था, जिसे कि इंडिया ने रसिया से लिया था, यूएसएसआर से। उस टाइम पे यूएसएसआर था 1969 में, और ये 1971 में इंडियन नेवी में कमीशन हुआ था, और 1971 में ही इंडिया पाक वॉर भी था। तो इसमें इसका रोल रहा था, जो निस्तार था इसने पीएनएस गाजी, जो कि गाजी मूवी भी है उसमें भी इसे दिखाया गया है, इसको लोकेट किया था पोर्ट ऑफ वाइजैक पे। जब ये सैंक हो गया था, जब ये डूब गया था पीएनएस गाजी, तो इसको लोकेट किया था, और जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो भी रिकवर किए थे। किसने? आईएनएस निस्तार ने। और इसे 89 में इसे डीकमीशन किया गया था। नेक्स्ट इज एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट अजय। तो ये भी इंडिजिनस है। किसने बनाया इसे? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने इसे बनाया, और एट्थ आठवां और फाइनल एएसडब्ल्यू एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, जिसे कि लॉन्च किया गया है। तो ये हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है इसकी, क्योंकि ये इंडिया का पहला जो इंडिजिनसली बिल्ट वॉरशिप था। यही मतलब उसका नाम भी अजय था, और ये जीआरएसई ने 1961 में डेवलप किया था। तो इसलिए इस नाम की अजय की भी सिग्निफिकेंस है हिस्टोरिकल, जैसे कि निस्तार की थी। नेक्स्ट इज बित्रा आइलैंड। बित्रा आइलैंड ये कहाँ पर है? लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में ये आइलैंड है। तो ये क्यों न्यूज में है? यहाँ पर लक्षद्वीप, इस आइलैंड पर जो लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस आइलैंड को एक्विजिशन कर रहा है। किस लिए? डिफेंस पर्पजेज के लिए। ये वन ऑफ द इनहेबिटेड आइलैंड है लक्षद्वीप का। तो ये यहाँ पर इंडियन नेवल डिफेंस बेस बनने जा रहा है, और ये स्मॉलेस्ट इनहेबिटेड आइलैंड है लक्षद्वीप का। तो अब इस तरह से जो बित्रा है वो थर्ड थर्ड आइलैंड बन जाएगा, जिसपे कि डिफेंस स्टेब्लिशमेंट होगा। और बाकी दो कौन से हैं? बाकी दो हैं कावारत्ती और मिनिकॉय। तो कावारत्ती पे आईएनएस द्वीपरक्षक है, और मिनिकॉय पे आईएनएस जटाऊ है, और कावारत्ती यहाँ की लक्षद्वीप की कैपिटल भी है। नेक्स्ट न्यूज इज इंडिया रिसीव्ड द फर्स्ट बैच ऑफ अपाचे हेलीकॉप्टर। तो इंडिया ने अभी अपाचे हेलीकॉप्टर रिसीव कर लिए हैं यूएसए से। तो अभी पहले बैच में 3 अपाचे हेलीकॉप्टर आए हैं, अपाचे AH-64E, जो कि जोधपुर में आर्मी एविएशन कॉर्प्स के पास डिप्लॉय किए जाएंगे, और ये इंडिया की इंडिया आर्मी की डिफेंस को एनहेंस करेगा। नेक्स्ट न्यूज इज मिग 21 टू रिटायर बाय सितंबर। तो जो मिग 21 है, मिग 21, इन्हें सितंबर में इन्हें रिटायर किया जाएगा। ये पहली बार 1963 में इंडक्ट किए गए थे। ये रसिया से लिए गए थे, और अब तक अराउंड 700 से ज्यादा मिग 21 लिए जा चुके हैं। और
ये अभी सितंबर में चंडीगढ़ एयरवेज से इन्हें रिटायर किया जाएगा। तो इंडियन एयरफोर्स साइड ये प्लान को इन्होंने अपना कहा था कि अभी ये वो तेजस से इसे रिप्लेस करेंगे, मिग 21 को तेजस मार्क 1A से रिप्लेस कर देंगे। और ये अभी काफी पुराने हो गए थे ये मिग 21, तो इनके एक्सीडेंट भी और ये क्रैश भी काफी ज्यादा हो रहे थे, तो इन्हें फ्लाइंग कॉफिन भी बोला जाता था न्यूज में। जगदीप धनखड़ जी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के, उन्होंने रिजाइन कर दिया है ड्यू टू हेल्थ रिलेटेड कंसर्न। उन्होंने हेल्थ रीजन से वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन से उन्होंने रिजाइन कर दिया और अपना रेजिग्नेशन किसे दिया? प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को। नेक्स्ट न्यूज इज फर्स्ट फुली इंडिजिनस 50 किलोवाट जियोथर्मल पावर प्लांट। तो इंडिया का पहला जियोथर्मल पावर प्लांट कहां पर आ रहा है? अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट में। कितने का है? 50 किलोवाट का है। और ये प्लांट बेसिकली करते क्या है कि जो अर्थ के अंदर की जो हीट होती है, उसकी वजह से जो हॉट वाटर आ रहा होता है, उससे ये उस एनर्जी को यूज करके ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। तो क्या होता है यहाँ पर, ये प्लांट जो है लो जियोथर्मल टेम्परेचर अराउंड 68 डिग्री सेल्सियस पे एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। तो इसमें होता क्या है कि जब आप नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे होते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर होता है, अराउंड 150 के आसपास का, और वो आपको जो वाटर है उसको स्टीम में कन्वर्ट करता है, और वो स्टीम जाके रेडिएटर स्टीम टरबाइन को मूव कराती है। लेकिन इस केस में क्या है कि यहाँ पर जो वाटर है वो लो टेम्परेचर है, अराउंड 68 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, तो ये इसको स्टीम में कन्वर्ट नहीं करा पाएगा। तो इसके लिए हम इंडिजिनस बायपोलर प्रोसेस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। इस टेक्नोलॉजी में ऑर्गेनिक फ्लूइड रहता है जिसका कि टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट 68 डिग्री के आसपास रहता है, तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है और इस तरह से एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये जो 50 किलोवाट का जो पावर प्लांट जो बनने जा रहा है, ये अराउंड 5000 लोगों की पॉपुलेशन को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए सफिशियंट होगा। और ये कंप्लीटली रिन्यूएबल एनर्जी है और इसमें किसी भी तरह का एमिशन नहीं होगा, तो ये ग्रीन एनर्जी हुई। तो जियोथर्मल एनर्जी इज हीट स्टोर्ड बीनीथ द अर्थ सरफेस। जो अर्थ सरफेस के अंदर जो हीट होती है उसी को जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट से रिलेटेड है। तो जो LNT है, लार्सन एंड टोब्रो, ये इंडिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट पानीपत रिफाइनरी हरियाणा में बनाने जा रहे हैं। तो बेसिकली ये हाइड्रोजन अलग अलग टाइप की होती हैं, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ब्राउन ब्लैक हाइड्रोजन एंड पिंक हाइड्रोजन, और भी कुछ कई तरह की हाइड्रोजन होती हैं। तो बेसिकली ये सबसे इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है। तो इनका ये नाम जो होता है, ये हाइड्रोजन किस सोर्स से बन रहा है और क्या एनर्जी यूज हो रही है उन्हें बनाने में और किस सोर्स पर, उसके बेसिस पे इनका ये नाम होता है। तो जैसे ग्रीन हाइड्रोजन है, तो ग्रीन हाइड्रोजन होता है जो रिन्यूएबल एनर्जीज के थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है वाटर का। तो वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सोलर या विंड का यूज किया जाए तो एमिशन जीरो रहता है। एमिशन जीरो रहता है, इसलिए इसे ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं, क्योंकि ग्रीन एनर्जी से बन रहा है। ग्रे हाइड्रोजन जो होता है वो स्टीम मिथेन रिफॉर्मिंग प्रोसेस से होता है, और जो कि नेचुरल गैस से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, नेचुरल गैस से हाइड्रोजन को बनाते हैं स्टीम मेथेन रिफॉर्मिंग प्रोसेस से। ब्लू हाइड्रोजन जो होती है, इसमें जो स्टीम मेथेन रिफॉर्मिंग प्रोसेस से ही बनाते हैं, लेकिन इसमें जो कार्बन जो अ, निकलता है उसे कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज के अंदर स्टोर किया जाता है कार्बन, तो इसमें भी एमिशन कम रहता है। लेकिन यहाँ पर जो नेचुरल गैस होती है उसका जो कार्बन कार्बन होता है वो एब्जॉर्ब नहीं होता है। ब्राउन और ब्लैक हाइड्रोजन,
ये कोल गैसिफिकेशन की एनर्जी का यूज होता है इसमें। तो कोल गैसिफिकेशन करके पहले उससे नेचुरल सिन गैस बनाई जाती है और सिन गैस से फिर हाइड्रोजन गैस बनाई जाती है। तो जो लिग्नाइट कोल को यूज किया जाता है तो ब्राउन हाइड्रोजन, और अगर बिटुमिनस कोल को यूज किया जा रहा है तो ब्लैक हाइड्रोजन। पिंक हाइड्रोजन जो होता है उसमें न्यूक्लियर एनर्जी का यूज किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन वो रिन्यूएबल एनर्जी के यूज पे इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। रेयर अर्थ मिनरल डिस्कवरी इन राजस्थान भाटी खेड़ा। तो राजस्थान के भाटी खेड़ा एरिया में रेयर अर्थ मिनरल की डिस्कवरी हुई है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया अभी रेयर अर्थ के लिए मोस्टली चाइना पे डिपेंडेंट है। तो ये इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए एक काफी अच्छी न्यूज है। तो अभी जो इंडिया है वो थर्ड लार्जेस्ट रेयर अर्थ मिनरल का रिजर्व रखता है दुनिया में, थर्ड लार्जेस्ट, लेकिन अराउंड 6.9 मिलियन टन। लेकिन फिर भी ये दुनिया का अराउंड 1% ही ग्लोबल आउटपुट में ये पार्टिसिपेट कर पाता है। केवल 1% ऑफ द रेयर अर्थ मिनरल को ये प्रोड्यूस कर पाता है, प्रोसेस कर पाता है। और जबकि आप देख पाओगे कि चाइना अराउंड 90% ऑफ द REE रेयर अर्थ मिनरल्स जो होते हैं उनको ये प्रोड्यूस करता है, चाइना अराउंड 90%। और इंडिया, जैसे आप चाइना का देखोगे तो चाइना अराउंड 90% और इंडिया अराउंड 1% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन। तो ये काफी बड़ा डिफरेंस है। तो ये जो राजस्थान में ये रिसोर्स जो मिली है ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगी स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के लिए। नेक्स्ट न्यूज इज भारत NCX 2025। तो ये क्या है? ये नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है जो कि 21 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक चलेगी। तो ये किस लिए है? इसकी थीम क्या है? एनहेंसिंग द ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस ऑफ इंडियन साइबर स्पेस। एनहेंसिंग द ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस ऑफ नेशनल इंडियन साइबर स्पेस। और इसे किसने कंडक्ट किया है? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट ने इन कोलैबोरेशन विद राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी ने। नेक्स्ट न्यूज इज नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी 2025। ये अभी 24 जुलाई को लॉन्च की गई। तो ये बेसिकली जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का जो मैंडेट है कि सहकार से समृद्धि उसको सपोर्ट करने के लिए करता है ये। और इसी के एजुकेशन के लिए, कोऑपरेटिव एजुकेशन के लिए भी रिसेंटली त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी भी इनॉग्रेट की गई थी, जो कि इंडिया की पहली कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी है, पहली नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी है। तो इंडिया ने ये जो कॉपरेशन पॉलिसी, नेशनल कॉपरेशन पॉलिसी जो अनवील की गई, ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स को के लिए इसके लिए ये इसको सपोर्ट के लिए ये लॉन्च की गई। तो यूनाइटेड नेशंस ने 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स भी डिक्लेयर किया था। और इसकी थीम क्या थी? कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। तो इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, इट हैज बीन सेलिब्रेटेड सिंस 1923। एक इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स भी होता है जो कि 1923 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। और ऑफिशियली 1995 में यूएन ने से रिकॉग्नाइज किया था। और ये कब मनाया जाता है? पहला शनिवार होता है, पहला सैटरडे ऑफ जुलाई के पहले सैटरडे को ये सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड फूड इंडिया इवेंट। ये कब होगा? सितंबर में होगा ये। और ये कहाँ पर होगा? दिल्ली के प्रगति मैदान में। ये चौथा एडिशन है वर्ल्ड फूड इंडिया इवेंट का। और बेसिकली जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि कम से कम एटलीस्ट वन फूड आइटम, जो इंडिया का एटलीस्ट वन फूड आइटम दुनिया के हर घर की थाली में होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज इंडिया एफ्टा ट्रेड डील। इसे इंडिया एफ्टा ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी बोला जाता है, टेपा। तो ये कब से इफेक्ट में आएगा? अक्टूबर 1 2025 से इफेक्ट में आएगा। ये हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने बोला है।
तो ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि मार्च 2024 में साइन किया गया था। और ये एफ्टा क्या है? यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। ये क्या है? ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर द प्रमोशन ऑफ फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ इट्स मेंबर। तो फ्री ट्रेड और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए है ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन 1960 में स्टॉकहोम कन्वेंशन से एस्टेब्लिश की गई थी। प्रेजेंट में इसके केवल 4 मेंबर हैं, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे एंड लिechtenstein। और नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज इज, ये इंटरनेशनल न्यूज में, ग्लोबल न्यूज में आएगी। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जीनियस एक्ट साइन किया है, जीनियस एक्ट। तो ये एक्ट किस लिए है? तो ये अमेरिका की पहली, मार्किंग अमेरिका फर्स्ट फेडरल फ्रेमवर्क फॉर स्टेबल कॉइन्स। तो जो स्टेबल कॉइन्स है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, तो ये यूएस डॉलर के साथ पैक किए गए हैं। तो ये यूएस डॉलर के साथ इनकी रेट ऊपर, इनका प्राइस जो है वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होगा। तो स्टेबल कॉइन आर ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल करेंसी डिजाइन टू मेंटेन अ स्टेबल वैल्यू। अब ये डॉलर के साथ पैक्ड हुई हैं तो ये उनकी स्टेबल वैल्यू रहेगी, इसीलिए इन्हें स्टेबल कॉइन बोलते हैं। पैगिंग देमसेल्व्स टू अ रेफरेंस एसेट। तो जो रेफरेंस एसेट इस केस में क्या रहेगा? यूएस डॉलर, यूएस डॉलर। तो अभी जैसे आपने एक सीबीडीसी का भी नाम आपने सुना होगा, सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो ये भी इसी के सिमिलर होती है। तो इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है वो एक बार देखते हैं। तो जो स्टेबल कॉइन होता है उसका इश्यूअर जो होता है, उसे इशू करने वाली प्राइवेट एंटिटी हो सकती है, लेकिन जो सीबीडीसी होती है इसे सेंट्रल बैंक इशू करती है, जैसे आरबीआई या यूएस फेड। इसकी बैकिंग इसकी बैकिंग बेसिकली इसे किसी भी रिजर्व्ड एसेट, जैसे रेफरेंस एसेट के साथ इसे लिंक किया जा सकता है, पैक किया जा सकता है, जैसे कोई भी पैट करेंसी और इनके साथ। और ये डायरेक्टली बैक होती है किसी सोवरेन करेंसी के साथ, जैसे इंडिया में होगी तो रुपी के साथ। और इसका लीगल स्टेटस ये कंट्रीज में डिपेंड करता है कि किसी कंट्री ने इसे अगर रिकॉग्नाइज नहीं कर रखा, लेकिन जैसे रिसेंटली यूएस ने इसे रिकॉग्नाइज किया अंडर जीनियस एक्ट। और इंडिया, और ये जो सीबीडीसी होती है फुल लीगल टेंडर स्टेटस होता है, ये टेंडर फुल फुल लीगल टेंडर स्टेटस होता है इसका। इसमें रिस्क बेसिस पे ऑब्वियसली स्टेबल कॉइन ज्यादा रिस्क होगा और इसमें लो रिस्क होगा सीबीडीसी में। और यूज केस ये मोस्टली क्रिप्टो इकोसिस्टम पे होगी बेस्ड, और ये मेन स्ट्रीम रिटेल एंड होलसेल यूज के लिए बनी होती है। तो कंट्रोल एंड ट्रांसपेरेंसी, तो डिपेंड, ये भी जो इसकी कंट्रोल और ट्रांसपेरेंसी बेसिकली जो इशू कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करती है। और सीबीडीसी फुली रेगुलेटेड होती है क्योंकि ये सेंट्रल बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज इज सेनेगल। सेनेगल जो कि वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है, इसे अभी रिसेंटली ट्राकोमा फ्री डिक्लेयर किया गया है WHO के द्वारा। तो ट्राकोमा क्या है? ट्राकोमा एक बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन है जो कि ब्लाइंड आपको अंधा भी कर सकता है अगर आपने इलाज नहीं कराया तो ये बैक्टीरियल जो आई इन्फेक्शन है किसके द्वारा होता है? बैक्टीरियम क्लामिडिया ट्रोकोमाटिस, इसके द्वारा ये होता है। सेनेगल यहाँ वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है। और ये अक्टूबर 2024 में इंडिया भी इससे ट्रोकोमा फ्री डिक्लेयर किया गया था, लास्ट ईयर 2024 में अक्टूबर में। नेक्स्ट न्यूज इज, उत्तर प्रदेश यूपी गवर्नमेंट ने यूएनडीपी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है टू स्ट्रेंथन डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया गया, किसके साथ? यूएनडीपी के साथ। नेक्स्ट न्यूज इज, बिहार में भी इलेक्शन आ रहे हैं, तो उसके लिए बिहार हैज बिकम फर्स्ट स्टेट टू हैव ऑल पोलिंग स्टेशंस विद लेस देन 1200 इलेक्टर्स। अब बिहार में जितने भी पोलिंग स्टेशन होंगे सब पे जो इलेक्टर्स होंगे वो लेस देन 1200 होंगे। 1200 से ज्यादा किसी भी पोलिंग स्टेशन पे इलेक्टर्स नहीं होंगे। पहले
जो था वो 1500 से ज्यादा किसी भी पोलिंग स्टेशन पे नहीं थे। लेकिन अब 1200 कर दिया गया है। तो ये अराउंड 12,817 न्यू पोलिंग स्टेशन ऐड किए गए हैं। तो अब टोटल कितने हो गए हैं? 90,712 हो गए हैं पोलिंग स्टेशन। नेक्स्ट न्यूज इज बिहार बिहार टू होस्ट फर्स्ट इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट इन पटना। तो ये बिहार पहली बार इसे होस्ट कर रहा है, इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट को। तो ये कहाँ पर होगी? पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन पटना। दिस इवेंट विल फीचर टॉप एथलीट्स who have represented India in the Olympics and various international competition. नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट। तो अब माइनिंग टूरिज्म का जो प्रोजेक्ट है वो झारखंड ने लॉन्च किया। झारखंड गवर्नमेंट ने पहला पहला माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो इससे जो माइनिंग है उसको टूरिज्म के लिए अट्रैक्ट बनाया जाएगा, अट्रैक्ट किया जाएगा और इसका माइनिंग टूर कराया जाएगा। तो स्टेट गवर्नमेंट ने एक 5 ईयर एमओयू साइन किया है किसके साथ? सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के साथ, टू डेवलप एंड प्रमोट माइनिंग टूरिज्म। सीसीएल के साथ एमओयू भी साइन किया गया है। नेक्स्ट इज शक्तिश्री प्रोग्राम। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने शक्तिश्री प्रोग्राम लॉन्च किया है टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ गर्ल स्टूडेंट इन कॉलेज यूनिवर्सिटी। उड़ीसा ने किया है लॉन्च शक्तिश्री प्रोग्राम को, किस लिए? गर्ल्स कॉलेज और यूनिवर्सिटी की गर्ल स्टूडेंट्स की सेफ्टी के लिए। नेक्स्ट इज मेरी पंचायत मोबाइल एप्लीकेशन। एक ऐप है मेरी पंचायत। तो इसको WSIS प्राइज मिला है। WSIS प्राइज 2024-25 में चैंपियन अवार्ड मिला है इसे। ये कहाँ पर अवार्ड दिए गए? जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो ये किस कैटेगरी में दिया? कल्चरल डाइवर्सिटी एंड आइडेंटिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड लोकल कंटेंट की कैटेगरी में से चैंपियन अवार्ड दिया गया। किस ऐप को? मेरी पंचायत। नेक्स्ट न्यूज इज हुरून इंडिया की लिस्ट में टॉप 10 यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर्स अंडर 30 की एज के अंडर टॉप 10 यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर्स में जो हमारे जेप्टो के जो फाउंडर्स हैं, केवल्य वोरा और आदित्य पलीचा, दोनों 22 इयर्स के हैं। तो इन दोनों को वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप के ये हैं और इन्होंने इसमें टॉप किया है, लीडिंग द लिस्ट। इस लिस्ट में ये टॉप पर हैं ये अंडर 30 एज में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक फॉर 2025। तो जो SBI है उसको दुनिया की बेस्ट कंज्यूमर बैंक डिक्लेयर किया गया है। किसने? ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने। और इसको बैंक को कस्टमर सेंट्रिक इनोवेशंस और स्ट्रॉन्ग डिजिटल प्रेजेंस के लिए वर्ल्ड दुनिया की सबसे बेस्ट कंज्यूमर बैंक फॉर 2025 डिक्लेयर किया गया है। इंडियाज रैंकिंग इन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है, फ्रॉम 85 टू 77। अब प्रेजेंट में कितनी हो गई है? 77 हेनली पासपोर्ट इंडेक्स इंडिया के। लेकिन तो ये किस पे डिपेंड करती है? बेसिकली आपके पासपोर्ट की पावर को बताती है कि आपका पासपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, कितनी कंट्रीज हैं जिनमें आप वीजा फ्री एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें अराउंड इंडिया पहले 57 कंट्रीज में कर सकती थी, अब 59 कंट्रीज में इंडियंस वीजा फ्री एक्सेस कर सकते हैं 59 कंट्रीज में। नेक्स्ट न्यूज लंगफन रोपुई। तो लंगफन रोपुई एक मेगालिथिक साइट है। लंगफन कहाँ पर? मिजोरम में। तो इसे मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस डिक्लेयर किया है ASI ने। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस डिक्लेयर किया है। ये मिजोरम में है और क्या है? मेगालिथिक साइट है। नेक्स्ट इज हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्नबिल कंजर्वेशन अनाउंस किया है। कहाँ पर? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कोयम्बटूर में। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कोयम्बटूर में इसे
डिक्लेयर किया गया है। हॉर्नबिल बर्ड से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल ये कहाँ पर मनाया जाता है? नागालैंड। तो हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर कहाँ पर आ रहा है? अनामलाई टाइगर रिजर्व, कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। और हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? नागालैंड। नेक्स्ट इज जो फीडे का जो चेस वर्ल्ड कप है वो अब 2025 का वो इंडिया होस्ट करेगी। कब से कब तक होगा ये? 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक। सुहानी शाह जो कि मेंटलिस्ट मैजिशियन है, वो पहली इंडियन बन गई हैं ऑस्कर फॉर मैजिशियंस जीतने वाली। कहाँ पर? FISM 2025 में। तो इन्होंने ये बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड जीता है। किसमें? FISM 2025 में। और इसको ऑस्कर फॉर मैजिशियंस भी माना जाता है। नेक्स्ट इज थिएटर लीजेंड रतन थियम 77 की एज में ये पास्ड अवे इन 77 एट 77। तो ये पद्मश्री भी जीता, इन्हें मिला था, रिसिपिएंट्स ऑफ पद्मश्री इन 1989। भारत इंडियन गवर्नमेंट ने 1989 में पद्मश्री दिया था। और ये एक इम्फाल इम्फाल बेस्ड कोरस रिपर्टरी थिएटर भी इन्होंने फाउंड किया था। और ये 1980s में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के भी डायरेक्टर रहे थे। आज की न्यूज में यही। जय हिंद, जय भारत।